एवरीबॉडी, दिस इज इंदु चौहान और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं और जो राइट टू इक्वालिटी है वो उनमें से एक है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में कवर होता है और आर्टिकल 15 इज वन ऑफ देम। अब हम जहां बात कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी की, वहां हमने आर्टिकल 14 में बात करते हैं दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज और इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ की, यानी कि हर सिटीजन, हर एक पर्सन लॉ के सामने क्या है, इक्वल है, सब बराबर है। लेकिन हमने आर्टिकल 14 में ये भी बात करते हैं कि जो फेवरेबल डिस्टिंक्शंस होते हैं, यानी कि फेवरेबल डिस्टिंक्शंस, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत जरूरी है। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पर्सन है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और एक नॉर्मल सिटीजन है। पुलिस ऑफिसर के पास एक राइट होता है, वो है राइट टू अरेस्ट, कि वो एक किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है अगर उसने लॉज का वायलेशन किया है तो। लेकिन नॉर्मल सिटीजन के पास ये राइट नहीं है। अब यहाँ पे दोनों ही लोगों के बीच में क्या है, एक डिस्टिंक्शन किया गया है, एक डिफरेंस किया गया है। लेकिन ये जो डिस्टिंक्शन है वो क्या है, फेवरेबल डिस्टिंक्शन है और ये करना जरूरी है। अब इन्हीं कुछ फेवरेबल डिस्टिंक्शंस और डिस्टिंक्शंस की बात हम करेंगे आर्टिकल 15 के अंदर भी। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 15 को। अब आर्टिकल 15 क्या कह रहा है? आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर। और ये 5 ग्राउंड्स कौन से हैं? दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर को किसी भी पर्सन को क्या नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात इस आर्टिकल की ये कि ये जो आर्टिकल है वो इंडियन सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि किसी भी सिटीजन्स को इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। और आर्टिकल 15 इसी डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 15+1 की। आर्टिकल 15+1 जो है वो स्टेट को प्रोहिबिट करता है, यानी कि ये कहता है कि जो स्टेट है वो किसी भी सिटीजन्स को इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। यानी कि फर्स्ट क्लॉज किस पे एप्लीकेबल है? स्टेट्स के ऊपर, स्टेट को प्रोहिबिट कर रहा है। अब बात करते हैं आर्टिकल 15+2 की। अब आर्टिकल 15+2 स्टेट के साथ साथ एक सिटीजन को भी क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। यानी कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल, एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी किसी और सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर। यानी कि वो कौन से ग्राउंड थे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 ही ग्राउंड्स के ऊपर ना तो स्टेट और ना ही कोई प्राइवेट इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। अब आर्टिकल 15+2 हमें ये भी कहता है कि ऐसी कोई भी प्लेसेस जो जनरल पब्लिक के यूजेस के लिए बनी हुई है, चाहे वो होली या पार्टली स्टेट फंड से ओन हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी हर जगह जो जनरल पब्लिक के यूज के लिए बनी गई है, वहां पे किसी भी सिटीजन्स को अगेन उन 5 ग्राउंड्स के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और ये जगह कौन सी होंगी? ना तो आप किसी पर्सन को किसी शॉप की एक्सेस से मना कर सकते हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में एंटर करने से मना कर सकते हैं, होटल्स हो या प्लेसेस फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट्स हो या फिर वेल हो या फिर घाट्स हो, ऐसी किसी भी जगह पे जो पब्लिक यूज के लिए बनी हुई है, इन जगह पे आप किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी भी पर्सन को इस बेसिस पे किसी रेस्टोरेंट पे एंटर करने से मना नहीं कर सकते कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है या बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है। सो ये डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, वॉयलेटिव होगा, यानी कि ये लॉ के अगेंस्ट होगा। क्यों? क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15+4 अलाउ नहीं करता है। चलिए अब बात करते हैं हम आर्टिकल 15+3 की। आर्टिकल 15+3 क्या कहता है कि जो स्टेट है वो स्पेशल लॉज बना सकते हैं विमेन और चिल्ड्रन के लिए। कैसे? कि जो स्टेट है उसे यहाँ पे आर्टिकल 15+3 में पावर दी गई है कि वो स्पेशल लॉज बनाएंगे विमेन और चिल्ड्रन के लिए। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर हम हमारी सोसाइटी की बात करें, वहां पे विमेन्स और चिल्ड्रन को अपलिफ्ट करने के लिए, उन्हें एक सोसाइटी के अंदर आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए स्पेशल लॉज बनाना बहुत जरूरी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है, दैट इज यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस, जिसके अंदर आर्टिकल 497 के डिस्क्रिमिनेशन की बात की। 497 किसकी बात करता है? अडल्ट्री की बात करता है।
ठीक है। अब इसमें क्या है, केवल मेन को पनिश किया गया और विमेन्स को पनिश नहीं किया गया। इवन कि जो विमेन्स थी वो भी इक्वली इन्वॉल्व थी अडल्ट्री के अंदर, ठीक है, लेकिन विमेन्स को पनिशमेंट से एग्जाम्प्ट किया गया, यानी कि उन्हें पनिशमेंट नहीं दी गई। अब कोर्ट ने ये कहा गया कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो वैलिड है, क्योंकि अगर हम आज की सोसाइटी के अंदर किसी विमेन की पोजीशन देखते हैं तो उस पोजीशन को देखते हुए उनको प्रोटेक्ट करना, उन्हें ये इम्यूनिटी देना काफी जरूरी है। दो, अब जो अडल्ट्री है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, केवल एक डिवोर्स का ग्राउंड है। लेकिन जब पहले ये सेक्शन था तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन करना विमेन्स को इम्यून करने के लिए और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी था, और इसीलिए उनके लिए स्पेशल लॉज आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर बनाए जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया और वो अमेंडमेंट था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। इसके थ्रू हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ऐड किया। अब ये फर्स्ट अमेंडमेंट कैसे आया, ये इस इंपॉर्टेंट केस के थ्रू आया जो कि था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन। इस केस के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया। अब ये केस क्या था, यहाँ पे मद्रास गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ कम्युनिटीज के लिए सीट रिजर्व करी। अब जब यहाँ पे स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेट किया गया तो ये जब केस था कोर्ट में आया तो कोर्ट में स्टेट ने अपने आप को डिफेंड करते हुए ये कहा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया है, यानी कि ये जो डिफरेंस किया गया है, ये जो रिजर्वेशन किया गया है, वो सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए किया गया है, जो कि आर्टिकल 46 में है। अब कोर्ट ने इनके डिफेंस पे ये कहा कि ये जो आपने लॉ बनाया है, जो रिजर्वेशन किए हैं, ये वॉइड है। यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेट किया कास्ट के बेसिस पे, ना कि मेरिट के बेसिस पे, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। इसीलिए ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो रिजर्वेशन है, ये क्या है, ये गलत है। और उन्होंने ये कहा कि जो डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, वो फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। तो आप ये डिफेंस नहीं दे सकते हैं कि आपने आर्टिकल 46 के अंदर किसको, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए इस चीज को, इस रिजर्वेशन को। अब इस केस लॉ के थ्रू कोर्ट ने क्या किया, इस डिस्टिंक्शन को इनवैलिड कहा, और उसी के बाद में आता है हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, और उस फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने क्लॉज 4 को ऐड किया। और क्लॉज 4 क्या कह रहा है, अब 15 क्लॉज 4 हमें ये कहता है कि जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है 3 क्लास ऑफ पीपल के एडवांसमेंट के लिए। और ये 3 क्लास ऑफ पीपल कौन है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स। यानी कि इन तीनों क्लास ऑफ पीपल के लिए जो स्टेट है उसके पास पावर है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। अब क्लॉज 4 के थ्रू हमारे पास 2 क्वेश्चंस रेज होते हैं। सबसे पहला तो ये कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन होंगी और लिमिट ऑफ रिजर्वेशन क्या होगा। सबसे पहली बात करते हैं कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन है। तो एज सच कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 340 के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसे एम्पावर किया गया है कि वो एक कमीशन बना सकता है जो कि एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी, और उसी रिपोर्ट के बेसिस पे जो प्रेसिडेंट है वो बैकवर्ड क्लासेस को स्पेसिफाई कर सकता है। लेकिन हम आज की बात करें तो जो स्टेट है वो अपने अकॉर्डिंग बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन कर सकती है। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है कि बैकवर्ड क्लासेस कौन होगा। अब बात करते हैं लिमिट ऑफ रिजर्वेशन की, और इसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस। अब इस केस के अंदर क्या हुआ कि जो मैसूर गवर्नमेंट थी उन्होंने मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ कम्युनिटीज के लिए सीट रिजर्व करी, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए 28% ऑफ सीट्स रिजर्व की गई, मोर बैकवर्ड क्लास के लिए 22% ऑफ सीट्स को रिजर्व किया गया, और स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए 18% ऑफ सीट्स को रिजर्व किया गया। अगर हम टोटल देखें तो 68% ऑफ जो सीट्स हैं उन्हें रिजर्व कर लिया गया, और जो 32% ऑफ सीट्स थी वो केवल मेरिट के लिए ओपन थी। ठीक है, अब कोर्ट ने क्या कहा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेट किया गया, ये केस आया कोर्ट में। अब जब कोर्ट में केस आया तो कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो जस्टिफाइबल नहीं है, कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में आप ऐसे कम्युनिटीज के अंदर क्या नहीं कर सकते, क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, जो बैकवर्डनेस है वो डिफाइन करनी है तो वो आप कैसे करोगे, वो सोशली और एजुकेशनली दोनों तरीके से होनी चाहिए, ना तो केवल सोशली और ना एजुकेशनली, यानी कि केवल एक बेसिस नहीं हो
सकता बैकवर्डनेस का, दोनों ही यानी कि सोशली और एजुकेशनली दोनों ही बेसिस होने चाहिए किसी की बैकवर्डनेस के। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो कास्ट है वो केवल एक फैक्टर नहीं हो सकता किसका, किसी के लिए रिजर्वेशन का, यानी कि आप सिर्फ कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। कास्ट एक पर्पस एक हो सकता है लेकिन सोल पर्पस नहीं हो सकता बैकवर्डनेस का। फिर कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे जो 68% ऑफ सीट्स को रिजर्व किया गया ये कभी नहीं हो सकता है, केवल 50% ऑफ सीट्स को रिजर्व किया जा सकता है और 50% से ज्यादा सीट्स को रिजर्व नहीं किया जाएगा। और जो कैटेगराइजेशन किया गया था बैकवर्डनेस और मोर बैकवर्ड क्लास ऑफ पीपल में, उसे इन्होंने कहा कि ये जो है वो वैलिड नहीं है। सो इस पर्टिकुलर केस लॉ के थ्रू हमने दो चीजें देखी। सबसे पहला तो ये कि जो हमने डिफरेंस किया गया था यहाँ पे बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड क्लासेस में, उस कैटेगराइजेशन को कोर्ट ने इनवैलिड कहा। और दूसरी चीज ये कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा किसी के लिए भी रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, यानी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन एक्सीड नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि जो कास्ट है वो सोल पर्पस नहीं हो सकता फॉर डिफाइनिंग द बैकवर्डनेस। अब बालाजी के केस के बाद में आता है हमारा इंदिरा सहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसे हम मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। अब इस केस ने जो बालाजी का जजमेंट था उसे क्या किया, ओवरराइड किया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 6:3 की मेजोरिटी से ये कहा कि जो हमने सब क्लासिफिकेशन किया था बिटवीन द बैकवर्ड क्लासेस एंड द मोर बैकवर्ड क्लासेस वो वैलिड है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो कास्ट है वो सोल बेसिस हो सकता है किसी भी कम्युनिटी की बैकवर्डनेस को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, सो हमने आर्टिकल 15+4 के अंदर क्या क्या देखा। सबसे पहला हमने स्टेट ऑफ मद्रास का केस देखा वर्सेस चंपकम दोराईराजन का केस, जिसके थ्रू हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट आया और उससे हमने 15+4 को ऐड किया। फिर हमने देखा कि दो क्वेश्चंस आए हमारे पास, जो था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन सी होंगी और रिजर्वेशन की लिमिट कितनी होगी, जिसके लिए हमने बालाजी का केस देखा। ठीक है, और जिस बालाजी के केस को ओवरलैप किसने किया, हमारे इंदिरा सहाने के केस ने ओवरलैप किया। सो 15+4 कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं 15+5 की। 15+5 को 93rd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया और इसमें क्या कहा गया कि जो स्टेट है उसे पावर दी गई कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है अगेन इन तीनों क्लास ऑफ पीपल के लिए, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और यहाँ पे जो पावर दी गई है वो किन प्रोविजंस को, किसके लिए प्रोविजंस बनाने के लिए दी गई है, एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यानी कि इन तीनों कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स जो भी बच्चे हैं जिनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। अब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे वो केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड किया गया, वेदर दे आर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर स्पेशल प्रोविजन स्टेट बना सकती है इन पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के लिए। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया है, वो एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंदर बनाए गए हैं, उनमें ये वाले जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, यानी कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब लास्टली हम बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 6 की, जो कि ऐड किया गया था बाय दी 103rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2019 में ऐड किया गया। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, जो हम इससे पहले वाले क्लॉजेस में हम 3 क्लास ऑफ पीपल की बात कर रहे थे, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यहाँ पे एक क्लास को और ऐड किया गया और वो क्या थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज। ठीक है, यानी कि EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को भी ऐड किया गया। ठीक है, अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कौन होगी, ये स्टेट डिटरमाइन करेगी टाइम टू टाइम, किसी की इनकम या और दूसरे ग्राउंड्स के बेसिस के ऊपर ये स्टेट डिटरमाइन कर सकती है कि कौन से लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे अगेन स्टेट को क्या किया गया, पावर दी गई कि वो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है।
और उनको पावर ये भी दी गई है कि इन यानी कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो भी एडमिशंस हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, उनके लिए भी उनमें भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। इसमें भी एक्सेप्शन है कि इसमें भी जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंदर हमने बनाए